हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल द नेक्स्ट थॉट पे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज हमारे साथ है एक और खास मेहमान जो कि JNK NCC के यंगेस्ट माउंटेन क्लाइंबर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की है, हमारे तिरंगे झंडे को वहाँ फहराया है और हमारे देश और हमारे स्टेट को गर्व महसूस कराया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे मेहमान मोहित कनातिया से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कैसी रही उनकी जर्नी। तो चलिए। हाय मोहित, कैसे हाय हो? सर, बढ़िया सर। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए और यहाँ पे हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। इट्स मीन्स अ लॉट यार, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। तो यार मेरा सबसे पहला सवाल जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप पहली बार उस चोटी पे चढ़े, जी पहली बार वो सबमिट किया माउंट एवरेस्ट, क्या पहली थॉट थी और कैसा लगा आपको वहाँ पे सबमिट करने के बाद? कुछ अगर याद हो आपको तो। जी सर। सर जब हम टॉप पे पहुँचे तो इतना थकने के बाद, इतनी मुश्किलें सहने के बाद 1 साल की जो हमारी कड़ी मेहनत थी, वो रंग लाई सर। और हमने जब इतना कुछ सह के जब हम टॉप पे पहुँचे तो हमने जहाँ एक साइड हमें तिब्बत दिख रहा है और एक साइड हमें नेपाल दिख रहा है, तो वहाँ हमने जब वर्ल्ड की सबसे ऊँची चोटी पर जब हमने फ्लैग लहराया तो वो एक अलग ही था सर हमारे लिए। वो इमोशनल सीन सा बन गया हमारे लिए। हाँ यार, ये अब जो फ्लैग हमारा तिरंगा है, मैंने काफ़ी बार देखा है हमारे जैसे नीरज चोपड़ा सर है, उन्होंने जेवलिन में हमारे देश का जी नाम सर। रोशन किया और भी जितने भी एथलीट हैं जी सर। माउंट एवरेस्ट पे जितने भी करते हैं, तो सब वो तिरंगे वाली फीलिंग बहुत खतरनाक, बहुत मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, वैसी कुछ जी रही सर। होगी। जी सर। सर एक अंदर से जुनून सा आता है कि हमने अपने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया। रिप्रेजेंट किया जी इतने सर। बड़े पे एक कैडेट के जी सर। लिए, वो भी JNK से। जी, जी सर। तो वही, इसी से हम लोग पहले चलते हैं आपके घर पे। फैमिली क्या जी है, सर। आप कहाँ से स्टार्ट किए? तो आप मेरे को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, JNK में कहाँ से जी बिलोंग सर। करते हो, फैमिली क्या करती है, आप कौन से स्कूल से या कॉलेज से, क्या हुआ वो सब, जी सर। प्लीज। सर मैं कठुआ के एक छोटे से गाँव किरी गंडियाल का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खिड़ियाँ से हुई है। और 8th तक की जो मेरी स्टडी है वो होली हार्ट पब्लिक स्कूल था, वहाँ से हुई। और 8th के बाद मेरी स्टडी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खिड़ियाँ से हुई। और उसके बाद मैंने कॉलेज जॉइन किया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। और वहाँ से मुझे पता चला कि एक एनसीसी एक फ़ील्ड है। क्योंकि मैं एक बैकवर्ड एरिया से आया, तो मुझे को इतना पता नहीं था कि एनसीसी के बारे में, कि एनसीसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। सुना तो था बट देखा नहीं था वो चीज़ ना। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि एनसीसी जॉइन कर, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, कि कॉलेज में बहुत भीड़ आती है, हाँ। एनसीसी में तो गिने-चुने आते हैं, कर ले जॉइन। बट मैंने जॉइन कर ली और दोस्त ने एनसीसी छोड़ दी। बट मैं लगा रहा और अरे, मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। मतलब उस दोस्त को भी थैंक यू बोलना जी, जी, बनता है कि जी उसने सर। इतना मोटिवेट किया उस चीज को लेकर। जी सर। तो मतलब पहली बार आप कॉलेज में ज्वाइन करके एनसीसी आपने ज्वाइन किया, अभी आप कौन से ईयर में? सर मेरा 3rd ईयर चल रहा है, लास्ट फाइनल ईयर ईयर। जी सर, आपका फाइनल कॉलेज ईयर में। है। जी सर। तो इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे इतनी बड़ी उपलब्धि एनसीसी के जी सर। दरमियान, तो मतलब आपका जो माउंट एवरेस्ट का या माउंटेनिंग का जो भी पीरियड है, कौन से ईयर में आपने स्टार्ट कर दिया था इसको एज अ एनसीसी में थोड़ा बकलब करते हुए कि हाँ भाई आज मैं माउंटेनिंग के लिए जा रहा हूँ? कौन कौन से कैंप होते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? जी सर, सबसे पहले मैंने सर बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया। ये मैंने किया था मार्च मंथ में, मार्च 2024 में किया था। अच्छा। तो वहाँ से सर मुझे पता चला कि माउंटेनिंग चीज़ क्या है, ये क्या होता है माउंटेनिंग, कैसे चढ़ते हैं, क्या करते हैं। वहाँ से मैंने सर सीखा और वहाँ पे मैंने अपना 100% दिया। और एचएमआई दार्जिलिंग इंस्टीट्यूट से मैं बेस्ट स्टूडेंट निकला। और वहाँ से मैंने 2 मेडल लिए थे, एक बेस्ट स्टूडेंट का और एक मैंने एरो क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया था वहाँ से। जी सर। ठीक है। तो फिर उसके बाद सर मुझे पता चला कि माउंट कांगयार से एक पिक जा रही है एनसीसी की तरफ से। अच्छा। फिर मैंने उस एक्सपीडिशन में सर अपना धन के एनरोल किया। एनरोल किया, फॉर्म भरा। तो अच्छा। फिर मैं सिलेक्शन के लिए दिल्ली गया, वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई। फिर मैंने माउंट कांगयार से सबमिट किया और वहाँ मेरा बेस्ट रहा, तो मुझे डीजी कमेंडेशन दिया गया सर, बाय लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप पाल सर से। जी सर। उसके बाद मुझे एवरेस्ट के बारे में पता चला। एवरेस्ट एवरेस्ट करने से पहले सर हमारी जो सिलेक्शन थी वो डीजी में सिलेक्शन चली। और बहुत ही टफ हार्ड सिलेक्शन थी, इतनी हार्ड कि एकदम फेयर और हार्ड सिलेक्शन हुई। ऑल इंडिया के 17 लाख कैडेट में से 250 कैडेट जो बेस्ट थे वो आए थे डीजी। और डीजी में सिलेक्शन चलते हुए 250 कैडेट्स में 18 बॉयज़ और 16 गर्ल्स सेलेक्ट हुई। और उन्हें भेजा गया उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पीक है एक माउंट अभिगामिन, उसके लिए। वो पीक सबमिट नहीं हुई काफ़ी रीज़न से, तो वेदर कंडीशन ख़राब थी। तो उस पीक के हम आधे तक तो रूट तक तो गए,
बट सबमिट नहीं कर पाए क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिली फिर आगे से। हाँ, फिर उसके बाद सर फर्दर सिलेक्शन हुई 8 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। तो मैं अभी तक प्रायोरिटी मेरी लास्ट तक की थी, मैं लास्ट में ही चल रहा अच्छा। था। जब 18 बॉयज़ सेलेक्ट हुए तो मेरा 16 नंबर था, और जब 8 बॉयज़ सेलेक्ट हुए तो मेरा 8वां नंबर था। सियाचिन में ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग थी, वहाँ मेरे आँसू आ गए सर ट्रेनिंग करते हुए। इतनी मुश्किल -40 डिग्री पे हमें भगाया जा रहा है उधर। सुबह जल्दी उठो, भागो, ट्रेनिंग, क्लाइंबिंग, नए-नए टेक्निक्स हमें सिखाई जा रही हैं। तो लास्ट में हमारा टेस्ट हुआ, उसमें मैंने अपना पूरा 100% दिया, और जब फाइनल लिस्ट आई तो मेरा टॉप में नाम था, वो देख के मुझे वाह, काफ़ी खुशी हुई। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार थैंक उसके यू लिए। सर। यार आपने सियाचिन का नाम लिया, हम लोग सिर्फ जानते हैं सियाचिन को 1984 मेघदूत ऑपरेशन के बाद यहाँ पे सियाचिन में -40 जी अबव सर। टेम्परेचर रहता है हमेशा। जी तो सर। यार जो आप ट्रेनिंग सियाचिन में बोल रहे हो जहाँ पे आर्मी, आईटीबीपी या फिर जो भी फोर्सेस रहती हैं, लेकिन जी एक सर। एनसीसी कैडेट 16 से 18 साल के बच्चे आप जी लोग, सर। कैसी ट्रेनिंग रही आपकी वहाँ पे? सर काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग थी। हम 1 जनवरी को पहुँचे थे, और 1 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक हमारी ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग रूटीन में हमें रोज़ सुबह भगाया जाता था। सुबह पीटी खाने के बाद फिर ट्रेनिंग हमें पढ़ाया जाता था माउंटेनिंग के बारे में, जो आने वाली चैलेंज थे, जो आने वाली प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में बताया जाता था कि उसे कैसे फेस करना है और क्या करना है। जी सर। अच्छा, तो जैसे मैं फिर से एक बार हमारे भी जब एनसीसी में चीज़ें हुई थी, हमने बेसिक कैंप के बेसिक माउंटेनियरिंग कैंप जो होता है उसके बारे में सुना था। तो बेसिक माउंटेनियरिंग में मतलब बेसिक सिर्फ नाम का है या एक्चुअल में उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें करवाई जाती है जी बेसिक सर, माउंटेनियरिंग काफ़ी से? अच्छी चीज़ें कराई जाती हैं। सर उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हुँ, उसमें गियर्स जो होते हैं उसका कैसे यूज़ करते हैं, माउंटेन्स में जब चढ़ना है तो कौन से मैनर्स आपको यूज़ करने चाहिए, क्या आप जब चढ़ रहे हैं तो उतरना किस तरीके से है। अच्छा, जी सर, वो सब कुछ ए टू जेड पूरा माउंटेनिंग की चीज़ें वहाँ पे सिखाई सिखाई जाती हैं जाती सर। है। जी सर। तो यार चलो हम थोड़ा-सा अब आपके एक्चुअल जो फाइनल डेस्टिनेशन है माउंट जी एवरेस्ट सर। की तरफ चलते हैं। मैंने उसमें इतना सुना है कि उसका कुछ बेस कैंप होता है, फिर कैंप 1, कैंप 2, जी कैंप सर। 4 और फिर फाइनल सबमिट होती है। जी तो सर। उसके बारे में थोड़ा-सा यार बता दो स्टार्टिंग से कि कैसा रहा? पहली बारी नेपाल गए और उसके बाद जो भी है? जी सर, 5 अप्रैल को हम नेपाल काठमांडू में पहुँचे सर। वहाँ पे जो हमारा 7 समिट ट्रैक हमारी एजेंसी थी, उन्होंने हमारा वेलकम किया बहुत अच्छे से। हमें बुलाया, हमें नेपाल के टॉप के होटल में रखा गया था सर, फैसिलिटी बहुत अच्छी दी एजेंसी ने। और उसके बाद हम 2-3 दिन रुके वहाँ पे। वहाँ से हमने फ्लाइट ली लुक्ला की। रामाशाप एक जगह है, वहाँ से हमने लुक्ला की फ्लाइट ली, और लुक्ला उतर के हमारा 10 दिन का ट्रैक था जिसमें हम रोज़ 6 से 9 घंटे तक चलते थे। किसी दिन 6 घंटे, 7 घंटे, किसी दिन 9 घंटे चलना पड़ता था, और लगातार हम 10 दिन चले, और उसके बाद हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचे। और एवरेस्ट बेस कैंप में हमने 1 महीना स्टे किया वहाँ पे एक्लिमेटाइज़ेशन के लिए, वो एक 1 प्रोसेस। महीना? जी सर। मैंने तो ये भी सुना है कि बेस कैंप भी अपने आप में कुछ लोगों के लिए सबमिट ही है। जी सर। मतलब वहाँ तक 17-18 पहुँचना। फीट जी 1000 सर, फीट पे है वो शायद? 5000 फीट पे है सर। 5000 फीट पे है। जी सर, वहाँ तक अच्छा, पहुँचना ही सर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ी अच्छा, ऊँचाइयाँ हैं। अच्छा। कहीं आते बहुत से लोग आते हैं ट्रैक करने, और वो एवरेस्ट को देख के खुश होते हैं कि हम चढ़े, जब हम वापिस आए तो लोग मिलते थे, वो खुश होते थे कि हमारा एक ड्रीम था एवरेस्ट चढ़ना, तो अच्छा, लोग काफ़ी मोटिवेट होते थे हमसे। जी सर। मतलब आपने 1 महीना बेस कैंप में जी सर। एक्लिमेटाइज़ हुए वहाँ जी पे। सर। उसके बाद उसके बाद सर वेदर पॉडकास्ट से हमें पता लगा कि ऊपर वेदर अच्छा है, ये डेट आपको क्लाइंबिंग के लिए सही है। सही है, तो आप चढ़ना स्टार्ट करें। तो उससे पहले हमने एक रोटेशन किया था कैंप 3 से थोड़ा डाउन तक। उस रोटेशन को करके वापिस आए, फिर हमें पता लगा कि फिर रूट्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या है? चैलेंज आने वाले हैं, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने बेस कैंप में अच्छा खाया 10 दिन, पूरी एनर्जी ले ली क्योंकि हमें पता था ऊपर कुछ खाया नहीं जाएगा। तो हमने 10 दिन के बाद हम फिर से फाइनल के लिए गए, और फाइनल में सर सीधा हमने हिट किया बेस कैंप से कैंप 2। हम रात को 10:30 बजे चले थे, और अगले दिन सुबह हम पहुँचे 6 बजे के करीब कैंप 1, और वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम पहुँचे सीधा दोपहर को 1 डेढ़ बजे कैंप 2। जी मतलब सर। माउंटेनियरिंग में दिन-रात का कोई मतलब नहीं है। जी सर। जब क्लाइमेट सही होगा तभी आपको जी सर। क्लाइंब करना है। जी रात सर। ये नहीं है कि रात है तो नहीं जाना, दिन में ही जी जाना सर। है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। क्लाइंबिंग सर एक्चुअली रात में ही होती है, रात में अच्छा, चलने के काफ़ी फ़ायदे हैं। टेम्परेचर लो होता है, उस वजह से सर जो स्नोफॉल होता है,
वो गिरने का चांस नहीं होता बर्फ टूट के, क्योंकि जब धूप पड़ती है तो बर्फ पिघलती है, पिघलती है। फिर वो एवलांच आने के एवलांच चांसेस होने होते के हैं। जी सर। तो फिर और एक और बेनिफिट है कि रात को चलने में हमें रूट नहीं पता चलता, हम नीचे देख के चलते रहते हैं। रूट लंबा होता तो हमें पता नहीं चलता रात में कि हम अच्छा, कि जल्दी कितना कवर कवर जल्दी कवर कर लिया, नहीं तो जल्दी दिन में कवर लेते देखना पड़ेगा कि यार जी, अभी तो कितना अभी बचा है, दूर है, फिर वो डिमोटिवेट होते डिमोटिवेट हैं। हो जाएगी। जी जी सर। आपने यार ये जो रोटेशन की बात की कैंप 3 से, कितने दिन में मतलब या कितने टाइम में आप बेस कैंप से कैंप 3 में पहुंच जाते हैं, वापस आ जाते हैं? ये सर 3 दिन में हम पहुंचे थे। फर्स्ट 3 डे दिन में। कैंप 1, फिर एक स्टे, फिर कैंप 2, फिर स्टे, फिर कैंप 3 टच करके, फिर कैंप 2 रुके, फिर सीधा डाउन। अच्छा, तो कैंप जी 3 सर। में रुके क्यों नहीं, वापस क्यों आना पड़ा आपको? कैंप 3 नहीं गए सर, क्योंकि वो एक हम बस हमारा ये नहीं था कि हमने सबमिट करना है, हम बस एकोमोडेशन के लिए वहाँ पे। अच्छा, क्या-क्या प्रॉब्लम्स जी सर, आएँगी? रोटेशन के लिए गए थे। रोटेशन के लिए। जी सर। तो आपके साथ कितने थे, मतलब कितने लोग थे आपके वो साथ जो इंडिया से या जे-एंड-के से या एनसीसी से गए थे? जम्मू एंड कश्मीर से मैं अकेला था सर, अकेले, अच्छा। और ऑल इंडिया से 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स थे। अच्छा, और आर्मी के थे हमारे साथ काफ़ी, आर्मी एडवेंचर विंग के। अच्छा, आर्मी के एडवेंचर विंग के हमारे साथ 7 थे, 2 जीएसयू थे, 3 ऑफिसर, 1 डॉक्टर। अच्छा। तो आपके साथ जो एनसीसी कैडेट थे वो ऑल इंडिया से थे या जी फिर सर, ऑल नॉर्थ इंडिया से, सब थे? ऑल तो इंडिया। उनके सबकी मतलब एज़ अ क्वालिफ़िकेशन अगर बोलूँ मैं, तो सबकी बेसिक माउंटेनिंग कैंप क्वालीफाई किया हुआ है या सबका अलग-अलग लेवल जी था सर। माउंटेनिंग में? सर उनका बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कैंप जो चला, वो एवरेस्ट के बाद, एवरेस्ट सिलेक्शन के बाद चला। मैंने तो पहले अच्छा, का ही कर लिया था, मुझे उसके अच्छा, बेनिफिट्स थे। कि जो अच्छा। चीज़ें उन्होंने सीखनी थी वो मैंने पहले सीख पहले चुका से था। चला। जी सर। यार मैंने सुना है कि जैसे ही आप एवरेस्ट चढ़ते हो, एक तो उसको डेथ वैली भी कहा जाता है किसी ना किसी वजह से। तो कुछ पिछले टाइम मैं कुछ सुन रहा था, देख रहा था, वहाँ पे लोगों को डेड बॉडीज भी मिली है। जी सर। तो आपकी को कोई ऐसा सिचुएशन या फिर ऐसा कोई आईसाइट हुआ कि आपको दिखी हो कोई डेड बॉडी या फिर जी कहानी सर। सुनी हो कोई? जैसे हम कैंप 4 के अंदर एंटर हुए तो एक डेड बॉडी वहाँ पे मिली हमें, और हमने रास्ते में 5-6 डेड बॉडी देखी। और एक हिल स्टेप आता है लास्ट समिट में, तो उधर एक ऐसी डेड बॉडी थी, वो रास्ते में लेट रखी थी। जब हम चढ़ते थे उसके सर के पास से पैर रख के चढ़ना पड़ता था, तो उस टाइम मेरे गूज़बम्प्स आ गए, तो मैं डर गया काफ़ी। जैसे-जैसे मैंने नीचे देखा पैर के पास डेड बॉडी पड़ी है और स्लोप ऐसे, और मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर, तो वो एक बहुत डरावना सीन डरावना था। एक्चुअली। जी सर। तो यार वो मतलब डेड बॉडीज हैं तो वो लोग उठाते क्यों नहीं है, मतलब डेड बॉडी जिस किसी ना किसी के साथ तो आए होंगे वो, तो जी सर। उनको रिकवर या फिर उनकी फैमिलीज या देश में क्यों नहीं पहुंचाते हैं? सर वहाँ से लाना मुश्किल है सर। और अच्छा। एक तो सर हेली वहाँ तक नहीं जाता, नहीं हेली जाता। कैंप 2 तक जाता है, और कैंप बस। 3 तक। कैंप 2 में एक हेलीपैड है बस। तो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो? तो कैंप 3 तक। बस। कैंप 3 से वो सीधा खड़ा रहता है और रोप लगाते हैं, सीधे उठा के जैसे लटका के ले आते हैं। मतलब लैंड भी नहीं होता कैंप थ्री लैंड में? नहीं होता, लैंड कैंप 2 में ही होता बस। उफ, तो जी जो सर। मतलब ये तो काफी ज्यादा सही में डेथ वैली है जी आपके सर। लिए। फिर जो फाइनल जो आपका कैंप 4 में था, कैंप 4 से आपका सबमिट करने में कितने दिन लगे? कैंप 10 घंटे सर। 10 घंटे? कैंप 4 हम पहुँच गए थे तकरीबन 2 बजे के करीब। हाँ। वहाँ हम रुके। हमारा था प्लान कि 6 बजे निकलना, वेदर कंडीशन खराब होगी, उसकी वजह से हम 7 बजे निकले। 7 अच्छा। बजे निकले और हमारा था समिट का कि 5 बजे हमारा समिट होगा। बट जो हमारा पहला कैडेट था वो 3 बज के 10 मिनट के करीब पहुँच गया था। साढ़े 3 बजे पहुँच गया था, और हम पूरी टीम क्लोज़ हो गई थी 4:30 तक, और अच्छा, मैं 4:10 पे पहुँचा था सर। ये इतना डिफरेंस क्यों है जब आप एक एज अ टीम जा रहे हो, तो इतना डिफरेंस क्यों है 1 घंटे का या फिर 40-50 मिनट का? सर उधर ना कि ऑल इंडिया हम तो थे ही, ठीक। पूरे वर्ल्ड के सर, क्योंकि एवरेस्ट सब तो एक ही है एक और ही है। चढ़ना सबको है। हाँ। तो सर उस दौरान ना कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है, चलते-चलते कोई होता है मैं इसको क्रॉस करूँ, मैं इसको क्रॉस करते-करते बीच में इतने जने आ जाते हैं कि हम एक-दूसरे छूट जाते हैं। अच्छा। जी सर, कोई आगे चल जाता है, कोई पीछे। तो आप में कुछ ऐसा मतलब कैसे पता होता है कि आपका अगला पर्सन आगे है या पीछे है? वो कैसे आप कोऑर्डिनेशन कैसे रखते हो टीम के साथ? सर हमारे साथ एक शेरपा चलता है गाइड। शेरपा। जी सर। अगर शेरपा जो आपको ऊपर ले जाते हैं, यार यही पूछना था सॉरी, कि ये शेरपा की आपकी मतलब इस जर्नी में, और शेरपा का मैंने काफ़ी सुना है कि कुछ लोगों ने तो मतलब पहली बारी जो किया था वर्ल्ड में, वो पहले शेरपा ही थे शायद वो। जी सर, नाम भूल रहा हूँ तेनजिन मैं। नोरगे हाँ, सर। तनिष्क नॉर्गे उनके साथ भी शेरपा थे, वो 2 लोग थे जिन्होंने जी पहली सर। बारी सबमिट किया था। यार उनकी क्या मतलब आपकी जर्नी में क्या वैल्यू है, और यहाँ उस माउंट एवरेस्ट पे उनकी क्या एक अहमियत है जो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं? सर ये जो शेरपा है इनकी वजह से ही सर सभी एवरेस्ट चढ़ पाते हैं। अगर ये ना हो तो एवरेस्ट चढ़ना बहुत ही मुश्किल, 90% लोग चढ़ ही ना पाएँ। अच्छा। जी सर, क्योंकि जो रूट ओपन होता है टॉप तक,
वो सारा शेरपा करते हैं। हमारा सामान, हमारे टेंट टीचिंग वो सारा शेरपा देखते हैं। हमें साथ लेके जाना, वापिस सेफ लाना, वो शेरपा पे डिपेंड होता है सर। अच्छा। जहाँ हम थक जाते हैं वहाँ तो सर उनकी जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से, वहाँ वो भागते हैं, जहाँ हम चलते हैं थक थक जाते हैं, और अपने से दुगना वेट उठा के सर वो चल लेते हैं सर पहाड़ों में भी। मतलब आपके शेर हर मतलब हर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक शेरपा था या फिर नहीं हर नहीं सर, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक एक शेरपा? जी सर। वाह। मतलब उनकी तो होता होगा, मेरे को लग रहा है कि जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं एक रूट के बाद, एक तो एक दो दिन के बाद या 3 दिन के बाद फिर से क्लाइंब करते होंगे, या फिर उनका है अभी? सर उनका होता है अपना कि एजेंसी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा। एक साल में सर वो एक साल में एक सीजन होता है, उस सीजन में वो 2 से 3 बार कर कर लेते हैं कर क्लाइम। ले। अगर बढ़िया हो, ज्यादा तगड़ा हो, वो ज्यादा टाइम कर लेते तो हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए मतलब वो ओपन रहता है जो सबमिट करने के लिए सर सही मई रहता मंथ इसमें सबसे बढ़िया माना जाता है सर। है? अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा बारिश मौसम भी नहीं नहीं। होता, ज़्यादा खराब मौसम, यानी कि बेस्ट मौसम मौसम माना जाता है। जो अच्छा। सबसे पहले एवरेस्ट चढ़े थे वो भी मई के मंथ में ही चढ़े थे। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो एवरेस्ट सबमिट करते हैं वो मई में करते हैं। हाँ, मतलब मैंने ऐसे तो नहीं देखा, मूवीज में काफी मई जून ये मई काफी जून सुना है कि जी सर। मई आ गया है तो कर लेते हैं। तो यार शेरपा ने कोई ऐसी आपकी लाइफ की तो है, कुछ शेरपा ने इतना एक्सपीरियंस है उनको, कोई कहानी आपसे कोई बात हुई हो कि यार ऐसा भी होता, आप सुन के या फिर देख के चौंक गए हो कि यार ऐसा भी हो सकता है या हुआ हो, कोई शेरपा के साथ बातचीत हुई या कोई कहानी? सर वो बातें तो बहुत कम करते थे, अच्छा। बट उन्होंने काफ़ी पीक्स कर रखी थी, काफ़ी एक्सपीरियंस था उन्हें। हम्म। जो कि मनसालू एक पीक है, अच्छा। उन्होंने वो कर रखी थी। जो मेरे शेरपा थे, एवरेस्ट उन्होंने 5 टाइम कर रखा था। वाह। जी सर। क्या है जो भी उनकी? एज सर 45 के करीब होगी सर। ओह, 5 टाइम सबमिट, जी हाँ। सर। बेस कैंप में हम एक शेरपा से मिले थे, कामारिटा शेरपा उनका नाम है। अच्छा। और उन्होंने 30 टाइम क्लाइंब किया है, उसको रिकॉर्ड है वो आज तक। और अरे 31 टाइम उन्होंने आर्मी टीम के साथ सबमिट किया, और हम उनसे मिले जब हम चढ़ रहे थे, तो उनका वो 31 टाइम क्लाइंब था सर। तो 31 उनकी क्या हाँ। एज रही होगी? उनकी सर एज मुझे पता नहीं है, बट वो काफ़ी अडल्ट ये थे। एडल्ट थे? अडल्ट ओह। थे जी सर। तो यार मुझे ये कहानी तो एवरेस्ट की मूवीज में ही अच्छी लगती है। मेरे को बस ये भी जानना है कि यार मूवीज में, आपने मूवीज में एवरेस्ट देखे होंगे, हम जी सब ने सर। वहीं पे देखे हैं पहली बार, तो एवरेस्ट कितना अलग है एक मूवी में देखना और रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करना। शुरू में सर जब हमारे सिलेक्शन ट्रायल चल रहे थे, हमने सोचा कि एवरेस्ट हाँ। जैसे ट्रेनिंग हो रही है, हाँ कोई नहीं, भाई। पहाड़ी तो चढ़ना है, इधर तो ट्रेनिंग होता तो इतनी क्लाइंबिंग भी नहीं होगी, हाँ। रोब लगी है, बस जुमार करते चल जाएंगे। बट जब एक्चुअल में पहुंचे वहाँ पे, हमारी तो बेस कैंप तक पहुंचते तक ही थोड़े हमें पता, आंखें खुल गई कि एवरेस्ट अभी बचा है, अभी तो बेस कैंप भी पहुंचे हैं। जी सर। डिफिकल्ट तो काफ़ी है सर, जो मूवी में दिखाया जाता है वो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है सर, जो खुद एक्सपीरियंस। तो उतरते मेरे को लगता है आसानी होती होगी, या फिर वही डिफरेंस, वही वही डिफिकल्टी है उतरते और चढ़ने में? मेरे को लग रहा है कि चढ़ने में ज्यादा डिफिकल्टी होती होगी ऑब्वियसली। नो लेकिन सर। सर हमें लगता है कि चढ़ाई है, हम थक मुश्किल हो जाएंगे, जा रहा। बट सर माउंटेनिंग टर्मिनोलॉजी में देखा गया है कि उतरना सबसे मुश्किल है सर। क्योंकि चढ़ तो हर एक जाता है, चढ़ना ही तो है, थक थक के हाँ। आहिस्ता आहिस्ता चढ़ जाएंगे, बट जब उतरना स्लोप है, हाँ। अगर आपका पैर स्लिप, आप सीधे खाई में, तो उतरना डिफिकल्ट है सर। तो आपके जो इक्विपमेंट्स है, अब मूवी से ऐसे ही देखा है, कुछ सीढ़ियाँ लेके जाते हैं, जी कुछ सर। डिग्स होते हैं, क्रेवासेस होती हैं, उसमें करके जाते हैं। तो उसमें मतलब श्योरिटी क्या है यार कि वो जो लैडर है वो जहाँ पे आप रख रहे हो वहां से स्लिप नहीं होगा या फिर स्नोफॉल नहीं हो जाएगा? सर वो लैडर हम नहीं करते, वो शेरपा फिक्स करते हैं लैडर रूट में। अच्छा। वो जो शेरपा रूट खोलते हैं, लैडर लॉन्च करते हैं, जो क्राइवास में बांधते हैं, वो उनको आइसफॉल डॉक्टर बोला जाता है। अच्छा। वो उधर के आइस। डॉक्टर हैं, वो यानी कि कहीं भी रास्ता खराब हो रहा है, रेगुलर वो रूट चेंज होता रहता है। ये रास्ता खराब, खुम्बू ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है, उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती रहती हैं सर। मतलब एक रूट नहीं है माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का, रूट मतलब तो एक इंडिया ही है से, सर। नेपाल से, सॉरी। नेपाल से सर रूट तो एक ही है, बट स्टार्टिंग जो है ना, खुम्बू ग्लेशियर कैम्बान तक जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है सर। तो आपने सुबह 4:30 या 4:10 पे जी सर। सबमिट किया चार था? दस पे सबमिट किया। तो वहां से मैंने सुना है चाइना वाले भी आते हैं, उनसे कुछ मुलाकात हुई चाइना वालों से? नहीं सर, हमने सुनी थी कहानी कि कि हम चाइना। जो शेरपा थे बोल रहे थे, हम एक बार चढ़े उधर से, चाइना वाला चाइना। चढ़ा, हम मिले उधर। बट अच्छा। हमने भी सोचा कोई मिलेगा, बट हमें मिला नहीं कुछ कोई सर। मिला नहीं।
जी सर। मैंने फोटोज बहुत देखे यार माउंट एवरेस्ट के, वहां पे इतने ज्यादा कुछ ना कुछ तिरंगे हैं, किसी ने वो लगा हुआ है। तो वो मतलब वहीं पे रहते हैं या उनकी कोई सफाई होती है, क्या है वो? तो मतलब अगर इतने लोग इतने टाइम से क्लाइम कर रहे जी हैं सर। तो वहां पे तो बिल्कुल ही गंदा हो गया होगा या फिर सब सही खराब हो गया होगा। नहीं सर, जो अभी नई पॉलिसी बनाई है उन्होंने, सागरमाथा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, अच्छा। वो एक एक्ट लाया उन्होंने कि जो उधर कचरा होगा वो नीचे लाया जाएगा अभी। अच्छा। हमें एक बंदे पर बंदे का 16 केजी पूरा वेस्ट कचरा, जहाँ तक कि हमारा जो वेस्ट होता है जो यूज करते हैं जो भी ऊपर हाँ, तक। जी सर, हाँ। वो सारा वापस लाया जाता है। अच्छा। जी सर। वहाँ कुछ नहीं किया जाता। जी सर। यार ऑक्सीजन की मेरे को लगता है सबसे ज्यादा वैल्यू आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए पता जी चली सर। होगी। तो कुछ लोगों का ये भी सुना है कि आपको पहले तो जो आपकी ऑक्सीजन है, कौन से कैंप से आपको जरूरत पड़ती है कि उसके बिना आप क्लाइम नहीं कर सकते? कैंप 3 से सर। कैंप 3 से? जी सर। मतलब उसके बिना क्लाइम नहीं होता? जी, होता है सर, कइयों ने तो हाँ वही मैंने विदाउट सुना है कि ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वो क्लाइम किए, सबमिट किया और वापस आए हैं। जी सर। बट सर वो एक टाइम नहीं किया उन्होंने, उनकी बहुत मेहनत रही होगी कि उन्होंने अच्छा। विदाउट ऑक्सीजन उसको क्लाइम किया। क्लाइम किया होगा। बट हम कैंप 3 से ऑक्सीजन लगा के चले थे सर। चलिए ठीक। जी अच्छा, सर। सबका अपना अपना सिलेंडर और हाँ जी, वो हाँ जी सब। सर। कितना वेट लेके चलते हो आप, मतलब क्या बेस कैंप से ही? बेस कैंप से सर हमारा 10 केजी 15 केजी अराउंड था। उधर से हमने आधा सामान कैंप 2 में छोड़ दिया, तो 10 केजी था सर हमारे पास। मतलब आपने जो सबमिट किया 10 केजी के साथ जी सर। सबमिट किया। तो मोहित, आपके जो बैचेस हैं, रैंक्स हैं, हमें मेरे को बस जानना है कि कौन कौन से बैचेस हैं, क्या क्या मतलब है, क्या जी है सर। ये तो मेरे को प्लीज़ एक बार बता दीजिए। जी सर। सबसे पहले मैंने सर ये बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था अच्छा। एचएमआई दार्जिलिंग में। अच्छा। तो इसके बाद सर मैंने माउंट कांग्यात से किया, ये उसका बैच है। ओके, माउंट सबमिट किया। हाँ जी सर, ओके। लद्दाख में माउंट कांग्यात से है। अच्छा। जी सर, उस माउंट कांग्यात से में मेरा बेस्ट रहा, तो मुझे डीजी कमेंडेशन डीजी। मिला। अच्छा, ये उस उससे डीजी रिकमेंडेशन। से। जी सर। उसके बाद मैंने सर प्री एवरेस्ट किया, अ, उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो माउंटेन था अभी में, ये उसका बैच है। और ये 10 डे का मैंने एडवेंचर कोर्स किया था पहलगाम में, अच्छा जी उसका बैच है। और ये जो बैच है ये सियाचिन में मैंने जो ट्रेनिंग की थी उसका। 1 महीना, वाह। ये उसका बैच है। और ये ये सर एवरेस्ट का, का जो सबमिट है। एवरेस्ट सबमिट किया था। हाँ। और एवरेस्ट में सर बढ़िया ठीक रहा, तो मुझे चीफ ऑफ एयर स्टाफ से भी कमेंडेशन अरे मिली सर। वाह यार, ये मतलब जी एक्चुअली सर। ये कमाई हुई चीज़ें हैं जो जी सर। एनसीसी के थ्रू, या आपकी मेहनत भी है उसमें जिसमें आपको मिला है। एंड जितना भी हम लोग आपको दे मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करें या बेस्ट बोले, बहुत कम जी है। सर। एंड हाँ, इसके बाद यार आपने इतना सब कुछ कर लिया, माउंट एवरेस्ट पे पिक कर लिया, इसमें आपका पेरेंट्स का कितना योगदान रहा, फिर आपका कॉलेज का, फिर आपका एनसीसी का तो जी सर। ऑलरेडी सब कुछ है मेरे को लग रहा है। क्या क्या योगदान रहा है यार? वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शायद आपकी सर लाइफ अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। सारा रोल मेरी फैमिली, मेरी यूनिट, एनसीसी का ही, जान के ओवरऑल सारा मेरे साथ सपोर्ट रहा। पहले तो फैमिली के अलाउ ही नहीं करते थे कि माउंटेन चढ़ के क्या टाइम वेस्ट में। कर रहा है, ऐसे क्या करना है चढ़ के। हाँ। तो जब धीरे-धीरे उनको बातें समझ आने लगी कि अच्छी फ़ील्ड है, कुछ बुरी चीज़ों से जाने कि बच्चा बचा हुआ है, बस। कुछ कर रहा है, तो करने देना चाहिए। तो फैमिली वाले तो फिर बाद में मानते, अलाउ करने लगे। फिर सर मैं अपनी डाइट अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था। मेरे फादर लेबर का काम करते हैं, तो एवरेज 50 लाख खर्चना, उसके लिए तो सर डाइट भी चाहिए। तो ऑब्वियसली। मैं, जी सर, तो मैं डाइट अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था, तो उसके लिए सर मैं कभी-कभी खुद भी दिहाड़ी लगाता था, काम करता था। और मेरे कॉलेज में प्रिंसिपल मैम थी प्रोफ़ेसर सीमा मीर मैम, और लेफ्टिनेंट डॉक्टर दयाराम सर मेरे एएनओ, तो इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सर ने और मैम ने आपस में डिस्कशन करके मुझे पर मंथ 2000 मिला मुझे डाइट के लिए। वाह। और मैं अपनी डाइट वहाँ से करता था। और यूनिट वालों ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं जाना हो, कुछ करना हो, कुछ पैसे देते थे कि अपना खाया कर, कुछ खर्चा होगा तेरा रख अपने पास। कौन सी यूनिट थी आपकी? मेरी सर 4 जन की बटालियन यूनिट है। अच्छा, फोर जेड हाँ के जी सर, बटालियन। कर्नल कुलदीप काचरू थे मेरे सीओ सर, अच्छा। तो काफ़ी सपोर्ट करते थे। जी सर। अभी भी वही है हाँ जी सीओ? सर, अभी भी वही है। मतलब उनका तो तहे दिल से आपके साथ, जी आपकी तरफ सर। से भी बहुत बहुत शुक्रिया जाता है, हमारी जी तरफ से सर। भी उन्होंने इतना सपोर्ट किया और आपके एएनओज एंड प्रिंसिपल ने भी जी आपको सर। सपोर्ट किया। तो आपने बोला कि आपको
फैमिली से फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खास अच्छी नहीं थी, तो आपको कैसे लगा कि मैं कर लूँगा? मतलब वो एक होता है ना कि यार मैं एक गाँव से हूँ, वहाँ से समिट चढ़ना या माउंटेनियरिंग जी कोर्स सर। करना, वो कैसे आपको लगा कि पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ? सर जब मैं बेसिक कोर्स करने गया था ना, तो मेरे सामने सर ने हमारे कोर्स की हम 3 जने गए थे जम्मू एंड कश्मीर से, तो हमारे सामने सर ने हमारी ना 20,000 फीस दी उधर कोर्स करने के लिए। तो मेरी आँखें वहाँ से खुल गई कि मेरे पापा 2 महीने का 20,000 कमाते हैं और यहाँ पर मैंने कोर्स करने की 20,000 फीस दे रहा हूँ, तो मुझे इसमें करना चाहिए कि मुझे इसमें मकरा नहीं मारना, खिसकना नहीं नहीं करना। है, इसमें मेहनत करनी है। तो वहाँ से सर जर्नी स्टार्ट हुई और जहाँ-जहाँ एनसीसी लेती गई, मैं अपना बेस्ट देता गया और मैं एवरेस्ट तक पहुँच गया सर। ये जो मकरा वर्ड है हमने काफ़ी सुना है एनसीसी में वगैरह, तो एक्चुअली नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए, इतना सब कुछ कर रहा है। तो एक माउंट एवरेस्ट सबमिट करने के लिए एक एवरेज कितना पैसा लगता है? सर आप बहुत ही बचा-बचा के भी करोगे तो 40 लाख आपका नॉर्मली लग जाएगा। 40 लाख, जी सर। मतलब आम इंसान सोचे भी ना इसके जी बारे सर। में। उसका ट्रैक करने के लिए आपका 10 लाख तक का खर्चा है। मतलब इतना खर्चा क्या, 40 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट है। जी सर। सर नेपाल गवर्नमेंट का देना पड़ता है हमारे पीक परमिट के लिए और काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, हमारे गियर्स, हम्म। रहना, खाना-पीना, उस एल्टीट्यूड तक हमें खाना पहुँचाना, हेली रेस्क्यू, हेली के लिए हमारे इंतज़ाम, सारा कुछ देखकर सर ये 40 लाख तक लग जाता है सर। आपने अब सबमिट की फिर से बात की, पीक में मैं एक सवाल आपसे भूल गया पूछना कि वहाँ पे आप लोग खाते क्या थे यार? मतलब माउंट पीक पे भी चढ़ के कुछ खाया या फिर जी सिर्फ सर। नीचे ही? बेस कैंप में सर बढ़िया खाना खाया हमने, दाल-चावल अच्छे से, जो घर का खाना तो वैसे अच्छा, खाना मिलता मेरे को था। लगा मैगी खाते हैं पहाड़ों में जाके। जी सर, मैगी-मूगी तो खाते थे बट हमें अच्छा खाना दिया क्योंकि मैगी खा के क्या ही हम कितना चलेंगे। ही। जी, जी सर। अच्छा। तो अच्छा खाना मिलता था हमें, फ्रेश फूड, फ्रेश चिकन सब फ्रेश मिलता था हमें। हेली से रेगुलर फ्रेश खाना आता था और जब हम क्लाइंबिंग करते थे, तो खाना फ्रेश तो नहीं बट बढ़िया खाना मिलता था और लास्ट के जो 2 दिन थे हमारे समिट के, हमने कुछ नहीं खाया सर, बिना खाए-पिए चले थे सर। वाह, क्यों, मतलब भूख नहीं लगी या फिर भूख मतलब वेदर की वजह से? उस एल्टीट्यूड पे सर भूख लगती नहीं थी। अच्छा। हम जो खाते थे ज़बरदस्ती भी वो वोमिटिंग के थ्रू भी बाहर उसी वक़्त आ जाता था। अच्छा। हमारे बैग में चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स सब थे बट इतनी हिम्मत नहीं थी हम बैग उतार के निकाल के खा लें, उसको चबा लें। जेब में कुछ टॉफ़ीज़ होती थी वही चबाई मुँह में, थोड़ी बहुत कैलोरी वहाँ से मिली तो वही से चले सर। तो आपके साथ आपने बोला कि लड़कियों ने भी, जी सर। वुमेन कैडेट ने भी किया सबमिट, तो मतलब सेम एज रही होगी, हाँ जी सर। 18-20? ठीक है। 18 से लेके 21 तक की एज थी उनकी भी। मतलब कोई किसी ट्रेनिंग में या किसी चीज़ में ऐसा नहीं कि जो मेल कैडेट है उसके लिए अलग हो, फीमेल के, सबके जी ट्रेनिंग सर, वगैरह सब इक्वल सेम? सर, सब कुछ इक्वल। वो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की थी सर कि सिलेक्शन प्रोसेस में भी उन्होंने 3-300 पुशअप मार के सिलेक्ट हुए थे वो। एक यानी कि कहीं भी हमसे पीछे नहीं थी सर, पीछे नहीं। भागने में भी हमसे बराबर, सब में हमसे बराबर थे सर। तभी वो कहते हैं कि मतलब एक लड़की को या औरत को सही शूज़ में शूज़ दे दो या फिर जो भी है सही मोटिव दे दो तो वो सब कर जाएँगी। जी सर। तो ऊपर से हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं, हमारी ट्रेनिंग ही इतनी अच्छी होती है, जहाँ तक जी मैंने सर। सुना है कि एनसीसी में भी इतनी हार्डशिप्स कराते हैं आपको ट्रेनिंग में। तो यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा कि आप खाते-पीते थे जो भी इतने हाई ऑल्टीट्यूड में, जी सर। तो आप जो फ्रेशन अप होते थे या वेस्ट वगैरह वो कैसे, मतलब कैसे करते थे वो सब? सर बेस कैंप में तो हमें पत्थर के ऐसे ही नॉर्मल सा टेंट लगा के वॉशरूम बनाया जाता था। उसके नीचे ड्रम रखा जाता था, येलो कलर का ड्रम था, अच्छा। यानी कि ब्लू कलर का ड्रम होता था। हाँ। उसके अंदर ही वेस्ट करना है, वो उतने दायरे के अंदर ही करना है, उधर बाहर-बूर करोगे तो आपको ही आपको साफ करना ओहो! पड़ेगा। ओके। तो पानी वगैरह होता नहीं था, टिश्यू पेपर वहाँ यूज़ होता था हमारा। तो जब हम क्लाइंबिंग कर रहे थे तब हमें एक पू बैग बोला जाता है उसको। पू बैग। हाँ जी, पॉलीथीन थे, तो उसके अंदर 2 पॉलीथीन होते हैं, उसमें एक ऐसा केमिकल होता है कि वो डिस्पोज़ कर देता है अंदर ही। तो अच्छा। वो बर्फ़ में खड्डा करके पॉलीथीन बिछाओ, उसमें फ्रेश हो और उसको पैक करके खुद ही पॉलीथीन दूसरे में पैक कर दो और अरे! वहाँ स रख दो, क्योंकि वो वापिस लाना पड़ता है सर। अच्छा, मतलब अगर इस जो अपना वेस्ट वापिस नहीं लाएगा, उसको एवरेस्ट का सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा, ये नेपाल गवर्नमेंट ने निकाला है। वो, पर दिक्कत तो होती होगी मतलब फ्रेशन अप होने जी, में ना, जी सर। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग क्योंकि इतने इतने गियर पहने, गियर इतने में। क्लॉथिंग पहनी है तो सर दिक्कत तो आती थी, या इधर से ज़िप खोलो यानी कि हम डांगरी होती थी, हाँ, उसके आगे वॉशरूम में भी काफ़ी दिक्कत आती डांगरी थी। क्या होती है थोड़ा बता दो जो अ, भी व्यूअर्स हैं हमारे? डाउन सूट बोलते हैं हम उसको, अच्छा। वो पाँव से लेके सर यानी कि
शोल्डर तक पूरा शोल्डर तक एक ही। पूरा एक ही पैक होता है वो। अच्छा। उसके बीच में जिप्स लगी होती हैं। हाँ। जी सर। तो वहाँ बैक साइड में घुटनों से लेके कमर तक वहाँ उसकी जिप थी। वो जिप खोल के सर हम फ्रेश वगैरह होते थे। जी सर। तो आपने कहा कि 40 लाख से 50 लाख अमाउंट लगता है, तो ये खर्चा पूरा एनसीसी ने किया? जी सर। यहाँ स्टेट से, या स्टेट से भी कोई हेल्प हुई होगी आपको? नहीं सर, अभी तक जो भी मेरी हेल्प हुई मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ये हम्म। एनसीसी की वजह से ही पहुँचा हूँ सर मैं। तो अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं हुई। एक एप्रिसिएशन भी नहीं आई स्टेट गवर्नमेंट जी से सर, आपको? अप्रिशिएशन किया, एक सर्टिफिकेट दिया आप सीएम सर सीएम ने। सर से मिले? जी सी। और एलजी सर से? एलजी सर से मैं मिला नहीं। बट है कुछ आइडिया अ, कि कब तक मिलोगे या नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं बता। तो सीएम सर ने कुछ क्या बोला कि आपको कुछ? सीएम सर की ओर से सर्टिफिकेट मिला, कैश प्राइज मिला। कितना तो कैश प्राइस मिला? 20,000। 20,000 जी। रुपीज। ओके। तो उन्होंने बोला कि आप ये करते रहो, बढ़िया करो। तो बट मैं चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट मुझे स्पॉन्सर करे, मेरी सपोर्ट करे कि मैं जो 7 कॉन्टिनेंट है उनकी हाईएस्ट पीक करूँ और जम्मू कश्मीर का पहला यंगेस्ट क्लाइंबर बनूँ कि जो 7 कॉन्टिनेंट किया है जिसने। मतलब आप चाहते हो कि जो यूथ काउंसिल है जी सर। वो आपकी इस बात को समझे कि एज अ इवेंट या एज अ स्पोर्ट्स इसको जी सर। इंट्रोड्यूस किया जाए, जी आपकी सर। भी हेल्प की जाए, और जो नए माउंटेनर्स हैं उनको उनको मोटिवेट किया मोटिवेट जाए। किया जाए कि जी, जी सर। माउंटेनिंग एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब एक जज्बे भरा एक जी इवेंट है, एक सर। स्पोर्ट है जिसमें आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आपने ऐसी कोई भी बात अपने स्पोर्ट काउंसिल को रखी थी? आप बोल रहे थे आपने कुछ उनको लेटर जी भेजा सर। है? हाँ जी, स्पोर्ट्स काउंसिल में लेटर तो भेजा, अभी हाँ। रिस्पॉन्स तो आया नहीं है। बट फेलिसिटेशन के लिए बोल रहे हैं, फेलिसिटेशन किया फेलिसिटेट जाएगा। करेंगे। जी सर। तो आप पक्का उनको ये बात रखिएगा कि आप हमें भी हेल्प कीजिए, आपको हेल्प कीजिए, और आगे आने वाले जितने भी यंगस्टर्स हैं जी उनको सर। मोटिवेट कीजिए इसके लिए। तो यार, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनसीसी का आप में बहुत रोल था, तो आप ऐसा यूथ को क्या कहना चाहते हो कि एनसीसी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कर सकती है, या वो क्या करती आ रही है इतने जी सालों सर। से एनसीसी? मैं सर ये बताता हूँ कि यूथ को कि आज मैं इधर बैठा हूँ ना, एक सेलिब्रिटी बना हूँ तो ये एनसीसी की वजह से ही हूँ सर। क्योंकि एनसीसी जी। नहीं होती तो मैं उस हाइट तक, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता सर। तो एनसीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीसी यूथ को रखनी चाहिए। क्योंकि ये एनसीसी के इतने बेनिफिट हैं, नुकसान तो कोई है नहीं, आपका ही फिजिकल बनेगा, आपको ही सर्टिफिकेट आगे काम आएगा। तो एनसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए। इससे हम बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से बचे रहेंगे। सभी तो एनसीसी से आर्मी में नहीं आ पाते, तो बट एक आर्मी लाइक टेस्ट हाँ, हमें मिल मतलब जाता है। अगर आप आर्मी में नहीं जा पा रहे हो, लेकिन लाइफ में आर्मी का डिसिप्लिन ही इतना बहुत जी, है जी कि सर। आपकी लाइफ को एक सही ट्रैक पे दे देता है कि आप जी, क्या जी कर सर। सकते हो। अभी अगर आपने सोचा है कि मैं 7 कॉन्टिनेंट सबमिट करना चाहता हूँ, तो अगर आप एनसीसी में नहीं होते, आप तो कभी भी नहीं सोच सकते थे। जी आप एक सर, फिर नॉर्मल, माउंटेनिंग का पता ही नहीं पता होता ही कि नहीं होता, क्या। एक जी डिसेंट सर। लाइफ होती कि ठीक है भाई, जॉब ली, 9 to 5 जॉब, या जो भी है आपका वो जी सर। रहता, और फैमिली जो इतना प्राउड है। फैमिली यार क्या सोच रही है, फैमिली को कैसा लगा जब आप उनको बताया? एक तो उनको शायद इतना पता भी नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट बहुत जी, बड़ी जी चीज सर। है, तो उनको कैसा लगा जब आपने उनको बताया, या फिर आप एज अ सेलिब्रिटी पूरे स्टेट में जाने जा रहे हैं तो? जी सर, मैंने बताया तो सर उससे उन्हें कुछ नहीं हुआ। फर्क जब नहीं बाहर से बोलते हैं ना पता सभी चला? कि एक आपको बधाई हो, आपका लड़का ये करके आया है, ऐसे-ऐसे, तब पापा लगता है कि हाँ, सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता सीना है घर चौड़ा हो वालों जाता का है कि कि भाई हाँ, जी, जी सर। कुछ करा है हमारे बेटे जी, ने। जी सर। अरे, बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। हम लोग एनसीसी में जब भी सुनते हैं एनसीसी वाले को कि भाई हाँ ठीक है, रगड़ा मिल रहा है, पसीना आ रहा है, पढ़ाई थोड़ी सी सफर हो रही है कॉलेज में, लेकिन ये आपकी वाली जो लाइफ है ये एक अलग फेस देती है एनसीसी को। एनसीसी जी सर। इट्स नॉट अबाउट रगड़ा सिर्फ, वो है, ये लाइफ भी है। जी सर। माउंट एवरेस्ट आप जा रहे हो, स्काई डाइविंग भी कर रहे हो, फिर आप स्काई डाइविंग करते हुए अंडमान निकोबार में सी डाइविंग भी कर रहे हो, जी, जी। शूटिंग आप कर रहे हो। हमारे कितने कैडेट्स हैं, मैंने सुनता था हमारे जेएंडके में भी, जिन्होंने महाबलेश्वर कैंप लगाया है, बड़े बड़े कैंप लगाए, इंडिया कैंप तक गए हैं हमारे। जी, जी तो सर। जस्ट बिकॉज ऑफ एनसीसी ने इतना साथ जी दिया सर। ना, ये हमारा एक नया फेस दिखाता है एनसीसी को। एनसीसी सर हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देती है कि जिस हिसाब का आपका टैलेंट है, उस हिसाब का उस आपको कैंप मिलेगा, आपको आगे आने का मौका मिलेगा मौका सर। मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, जी ये सर। सारा खर्चा और एनसीसी पैसा देगी, आओ, करो करो, और जाओ। जाओ। जी, जी मतलब सर। इससे ज्यादा क्या चाहिए एक जी, जी सर। नौजवान को, एक यूथ को? एक बट सर मैं देखता हूँ यूथ को कि वो कॉलेज में आते हैं, एनसीसी को देखते हैं पर जॉइन नहीं करते। ज्वाइन नहीं करना, उनके दिमाग में है कि रगड़ा। बस रगड़ा। बट मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि रगड़ा क्या है रगड़ा?
एक फिजिकल एक्सरसाइज ही करवाई जा रही है, आपका ही फिजिकल बनेगा। बेमतलब का कोई रगड़ा तो वैसे देता नहीं है, अगर गलती होगी तो आपको सिखाने के लिए ही आपकी फिजिकल एक्सरसाइज ही होती है, इम्पोर्टेंट। जो हमें एक दूसरे साइड से रगड़ा लगता है सर। मतलब जिस आपको फिजिकल फिटनेस के लिए अगर आप जिम जा रहे हो पैसा देके, जी सर। और एनसीसी में आपको सिर्फ बॉडी फिटनेस नहीं हो रही है, मेंटल ऑल ओवर डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ऑल ओवर डेवलपमेंट होनी चाहिए सबकी, तो एनसीसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना जी सर। मोहित? तो मोहित, आपके साथ और भी कैडेट्स गए थे, आपने बोला 5 लड़के और 5 लड़कियां गई थी जी आपके साथ, सर। तो वो अलग अलग स्टेट्स के थे, तो उनकी स्टेट्स में ऐसा कुछ हुआ कि जो आपकी स्टेट आपको लगा यार ये तो इनको इतना ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट या इनको कुछ दे रहे हैं आपको नहीं मिला, ऐसा क्या तो कुछ था? जी सर। जैसे कि हम वेलकम हुआ था उनका, हम एवरेस्ट करके वापस आए, तो उनका पूरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट ने एक बहुत बढ़िया वेलकम किया उनका। हाँ। जो कि मैं इधर आया तो स्टेशन पे कोई भी नहीं। अरे, तो वहाँ से मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया कि यार कि इतना कुछ करके आया इतना तो कर कोई पीछे नहीं। कुछ तो ज़्यादा तब फ़ील होता था कि वो जब अपनी वीडियोज़ मुझे वीडियोस भेजते भेजते थे कि थे। देखो अरे, हमारे क्या हुआ। एक लड़की थी राजस्थान की, उसको स्कूटी वगैरह दी गई वाह। और ज़मीन वगैरह दी गई, और लद्दाख के भी थे, उनको ज़मीन वगैरह जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिली काफ़ी बच कैडेट्स को। हाँ, बट जो कि मैं इधर देखता हूँ कोई पूछता तक भी नहीं, पूछता तक कोई भी नहीं पूछता। मतलब वैल्यू नहीं पता है एक यूथ की कि माउंट एवरेस्ट पीक होके आया है एक 18 साल का लड़का, एक यूथ जो हम लोग बोलते हैं कि यूथ हमारा फ्यूचर है, तो जी, जी। फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है, एक फ्यूचर को लेटर लिखना पड़ रहा है अपने काउंसिल को कि हमारे लिए कुछ कर लो। जी सर। मैंने कॉलेज में बात की सर, उनका ऐसा वेलकम, तो फिर कॉलेज वालों ने मेरा एक बहुत बढ़िया वेलकम किया। बट वो सिर्फ कॉलेज ने कॉलेज किया, ने कंट्रीब्यूट स्टेट की किया। ओर से कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो उनको काफ़ी यानी कि फैसिलिटीज़ दी फैसिलिटीज गई। दी जा रही है। जी ये सर। हमने देखा है काफी बार, मतलब इस स्टेट में, मतलब आप कुछ करके आ रहे हो तो नहीं दे रहे हैं, एनसीसी से कुछ भी हो रहा है, बाकी स्टेट्स में बहुत सही चीज है, जमीन दे रहे हैं, स्कूटीज दे रहे हैं, तो जॉब बहुत ही अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जी आगे सर। जॉब के लिए या कुछ भी, तो बहुत बढ़िया है। और बट देखते हैं हमारी स्टेट अब क्या करती है, क्या कर सकती है जी आपके सर। इनिशिएटिव जो आपने लिया है कि आप सबमिट करना चाह रहे हो। मेरा एक और सवाल है यार, पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि जैसे हमारे जम्मू में जो मैं बोल सकता हूँ कि पेरेंट्स को लगता है कि यार कॉलेज गया है तो सिर्फ पढ़े ही, बाकी सब तो जी सर। वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए कुछ है कि यार ऐसा है कि नहीं है? जी सर, मेरे पेरेंट्स भी सर ऐसे ही थे कि स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, बस पढ़ाई होनी चाहिए। कि जो पहले भी होता था कि पढ़ाई, 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 स्कूल कॉलेज में यही चलता ये था। चल रहा बट आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें पढ़ाई से ज़्यादा प्रायोरिटी को-करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स इनमें दी जा रही है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एनसीसी जो स्पोर्ट्स है, इससे आपके बच्चे नशे से दूर रहेंगे, है। एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े रहेंगे। इससे यानी कि कॉलेज का, माँ-बाप का नाम भी रोशन रोशन होगा और बच्चा एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचेगा। जी सर। अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, आगे फ्यूचर उस स्टेट का। अब आप अपने गांव से निकले हो तो आपको देख के अपने गांव में कुछ बच्चे होंगे जो एनसीसी, शायद जो कॉलेज अगले साल जी, जाएंगे, जी इस साल सर। ज्वाइन करेंगे, वो शायद एनसीसी ज्वाइन कर लें। जहाँ उस से सर मैं पढ़ा था, जिस जी स्कूल से, उस स्कूल में मुझे बुलाया गया, बच्चों से इंटरैक्ट कराया गया और बच्चे भी देख के मोटिवेट हुए मोटिवेट कि हम भी ऐसा कुछ कुछ करेंगे, करेंगे, जिससे हमें भी आगे फेलिसिटेट किया फैसिलिटेट जाए। किया जाएगा। जी, जी सर। ये कॉलेज स्कूल में हो रहा है, तो सोचो अगर जेएंडके ने भी आपका वैसा वेलकम किया होता, और बच्चों को और पेरेंट्स को और मतलब गवर्नमेंट को पता चलता कि यार कुछ करके आया है, जी सर। बच्चों को मतलब स्कीम, ड्रग्स का कैसे छुटकारा पाना है या फिर किसी को कैसे फ्री सर्विस देनी है, उससे अच्छा हम लोग यूथ को अगर जी ऐसा सर। अपॉर्चुनिटी दे पाए एज अ स्टेट तो। जैसे कि सर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में काफ़ी माउंटेन्स हैं। हाँ, क्यों ना हम यूथ को अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दें, अपने बिल्कुल इधर पहाड़ चढ़ा पहाड़ दें, चढ़ा दे। कोई स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन करवा दें। हालाँकि होते हैं काफ़ी कॉम्पिटिशन्स, बट मैंने देखा माउंटेनियरिंग का कुछ नहीं हुआ आज तक। मैं चाहता हूँ कि यूथ की एक अच्छी टीम बनाई जाए, यूथ जगह-जगह से हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक-एक बच्चा, उसकी सिलेक्शन करके उसको लाया जाए, माउंटेन्स चढ़ाए जाएँ, उससे बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे। वो भी आगे आने की कोशिश करेंगे, वो भी पूछेंगे कि मैं भी आगे आगे आऊँगा। वो फिर गलत चीज़ों की ओर ध्यान नहीं ध्यान जाएगा, नहीं उनका दें, ध्यान होगा कि मुझे भी ये करना है। करना है। जी जैसे सर। आप बता रहे थे कि आर्मी वाले तो इंडियन आर्मी या फिर जो भी आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, वो अपना ये कोर्सेज माउंटेनियरिंग वगैरह तो चलते ही रहते हैं जी उनके, सर, उनके काफ़ी पीक समिट होते रहते हैं होते हर साल रहते में हैं। तो 2-3। वैसे ही आप बोल रहे थे कि जेकेपी हमारी जो स्टेट पुलिस है उसको भी ऐसा इनिशिएटिव लेना जी चाहिए, सर। और ये हमारे जो माउंटेन है, पीर पंजाल हमारे पास है, शिवालिक्स है, या और भी माउंटेन्स हैं जिन पे हम लोग रॉक क्लाइंबिंग से लेके माउंटेनिंग कोर्स को बढ़ावा दे सकते हैं एज अ टूरिज्म भी,
क्यों सिर्फ गुलमार्ग में ही हो, गुलमार्ग में जो चीजें हो रही हैं उनको जम्मू में भी लाया जाए या J&K को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, जो सही होगा। जैसे कि सर हमारे जम्मू कश्मीर की नुनकुन पहाड़ी है, हाँ उसको चढ़ने के लिए बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, क्लाइंबर्स आते हैं। और भी पहाड़ी है, ब्रह्मा वन, ब्रह्मा टू, काफी पहाड़ी हैं। बढ़िया। यानी कि हमें यूथ को ना पहाड़ियाँ दिखाना, हमें अपने जम्मू कश्मीर की पीक की प्रमोशन करनी चाहिए। प्रमोशन करनी चाहिए जी सर, जिससे बाकी भी क्लाइंबर्स जम्मू में आए, अट्रैक्ट हों। अट्रैक्ट हो, और हमारे उससे जम्मू का एक तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा जी बढ़ेगा, जी जी एक सर। स्टेट की इमेज भी बढ़ेगी जी कि सर। यार हम लोग एज अ टूरिज्म, एज अ माउंटेनियरिंग J&K में जाते हैं। जैसे उत्तराखंड काफी ज्यादा मशहूर है, सिक्किम में माउंटेन्स है, जी वहाँ सर। काफी मशहूर है। तो क्यों ना J&K को, इतना बड़ा हब है, माउंटेन्स है यहाँ पे, क्यों यहाँ से स्टार्ट ना किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है। जैसे सर जम्मू कश्मीर हेड है इंडिया का, तो क्यों ना हाँ, हेड से स्टार्ट करें, तो क्या पता कन्याकुमारी कन्याकुमारी पैरों तक, तक चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो बहुत सही सुझाव और सजेशंस हैं आपकी मोहित, बहुत ही सही चीज़ लगी जो मेरे को एक एज अ 18-19 साल का कैडेट या बच्चा बोल रहे हैं कि जो इतना अच्छा सोच रहा है। जी क्यों? सर। क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म दिख गया कि क्या सिर्फ बच्चे पढ़ाई लिखाई में ही नहीं या फिर सिर्फ कामों पे ही नहीं, ये चीज़ से भी आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। तो थैंक यू सो मच मोहित। एक लास्ट बात कोई आप यूथ को कहना चाहोगे कि आप क्या करें, या कुछ भी हमारे J&K को या इंडिया के यूथ को? मैं हर बार सबको बोलता हूँ कि आज भी मैं बोलूँगा कि आपकी एक अच्छी डाइट हो, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर पढ़ाई और रेगुलर अच्छा सोना। ये अगर आप 4 चीज़ें कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता आप कभी पीछे रह पीछे पाओगे। रह पाओगे। थैंक यू सो जी मच सर। मोहित, हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और आपको अगर लगता है कि मोहित की कहानी इंटरेस्टिंग थी और सब तक पहुँचनी चाहिए, तो जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि आपको मोहित से बात करनी है, तो हम आप मोहित का इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और आपको हमारे लिए कोई सजेशन है कि हम और किन किन गेस्ट को ला सकते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ बनिए और इस चैनल को जितना हो सके इतना शेयर कीजिए। धन्यवाद एंड जय हिंद।